एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंसेस है सर? सर तो ये एचआईवी का जो टेस्ट है वो कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है सर? यदि शुरुआती लेवल में जांच से हमको पता चल जाए कि हमारा एचआईवी है और कुछ इनिशियल स्टेज में है, तो क्या इसका क्योर किया जा सकता है? एचआईवी के इलाज में क्या-क्या शामिल होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है सर? वो एक ऐसी अवस्था, वो एक फिलोसफिकल चीज है। जैसे क्या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का क्योर है? नहीं है। वैसे इसका भी क्योर नहीं है, लेकिन ये इलाज वाला रोग है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत टीचर सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, यूं ही जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र तिवारी और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। दोस्तों, आज हम एचआईवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एचआईवी जो अपने आप में एक खतरनाक बीमारी के रूप में मानी जाती है, एचआईवी एंड एड्स। एक आंकड़ा पे यदि बात करें हम लोग, तो पूरा ग्लोबली वर्ल्ड में अभी भी 37.7 मिलियन पीपल इससे इन्फेक्टेड है। ये 2020 का डेटा है। 6,80,000 पीपल एड्स से मर चुके हैं और अभी नया नया एचआईवी इन्फेक्टेड 1.5 मिलियन पर्सन है। यदि हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में एज पर नाक्रो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 24.6% लोग जो है 2022 का डेटा है वो एचआईवी रोग से ग्रसित है, जिसमें 16 लाख लोग दवा पे हैं और बाकी का भी डिटेल्स नहीं उतना है। इतनी खराब बीमारी है ये, और इसी के लिए इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज हम स्पेशलिस्ट पर्सन से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि है प्रोफेसर डॉक्टर मतीन अहमद खान, जो कि एमबीबीएस, एमपीएच, एमएच, एमएससी है। दो सब्जेक्ट से इन्होंने पीएचडी किया है, पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री एंड पीएचडी इन एचआईवी मेडिसिन। साथ ही साथ इन्होंने फेलोशिप किया है एचआईवी मेडिसिन में एसआईएम कोलकाता से। ही इज currently the only Indian to hold American Academy of HIV Medicine Specialist। दोस्तों, एएच ज्वाइंट डायरेक्टर है केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सीएसटी झारखंड के, और कई हॉस्पिटलों ऑर्गेनाइजेशनों के साथ जुड़े हुए हैं। लेक्चर देने जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, अवेयर करते हैं और लोगों का निरंतर इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा, एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंसेस है सर? जी। एच आई वी 3 अक्षर हैं और एड्स में भी AIDS 4 अक्षर हैं। ये अक्षर ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये इनके बारे में बताते हैं। जैसे HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और एड्स का अर्थ हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब ये बीमारी एक्वायर्ड मतलब ग्रहण किया, उपार्जित किया, और जब बीमारी हुई तो बहुत सारे लक्षण इसमें आ जाते हैं जिसको सिंड्रोम कहते हैं। मतलब ये एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का समूह है। तो ये बेसिकली पहले इसका जो हमने एक्सप्लेनेशन किया इनके वर्ड्स का रहा। अंतर ये है जैसे कि कोई भी बीमारी होता है तो तुरंत ये लक्षण नहीं प्रकट होते हैं, तो वैसी अवस्था जो बीमारी शरीर के अंदर जाए और लक्षण स्पष्ट नहीं हो, उसको हम संक्रमण या इन्फेक्शन की अवस्था कहते हैं। और जब लक्षण स्पष्ट हो जाता है उसको हम बीमारी कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा है कि कोई आदमी, अगर 10 आदमी हैं, अगर कॉन्टेमिनेटेड वाटर पिया तो उसमें 2 आदमी को डायरिया हुआ, मतलब 2 इन्फेक्शन तो 10 को हुआ जी, लेकिन 2 आदमी को रोग हुआ। तो ये ऐसी स्थिति है। एचआईवी जो प्रारंभिक अवस्था है, ये इन्फेक्शन की अवस्था है, इसमें लक्षण स्पष्ट नहीं होता, और ये लक्षण जब स्पष्ट नहीं होता तो मरीज इलाज ही नहीं कराता, और जब लक्षण स्पष्ट होता है तब उसको हम उस अवस्था को एड्स कहते हैं। ये अंतर है दोनों में। ये अंतर समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि
प्रारंभिक अवस्था जब संक्रमण इन्फेक्शन की अवस्था एचआईवी है, तभी भी रोगी रोग को फैला सकता है, इसीलिए जानना आवश्यक है। सर, एचआईवी का संक्रमण होता कैसे है और इससे बचने का प्रिकॉशंस क्या लिया जा सकता है? एचआईवी जो संक्रमण है, ये फैलने का सिर्फ 4 ही विधि है। पहला है संक्रमित रक्त का, अगर हम या रक्त के प्रोडक्ट्स को अगर हम ट्रांसफ्यूज कर लें, जी। हमारे शरीर में चला जाए तो होगा। दूसरा है इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स स्थापित करना, इन्फेक्टेड पार्टनर। जी। और तीसरा है इन्फेक्टेड नीडल, सुई जो है इन्फेक्टेड अगर संक्रमित हो तो भी फैलेगा। और चौथा है ये माँ से बच्चे में गर्भावस्था के थ्रू। जी। और नॉट ओनली दैट, माँ अगर दूध पिलाएंगे, दुग्ध पान कराएंगी, तभी भी होगा, ब्रेस्ट फीडिंग से। तो यही 4 अवस्थाएं हैं जिनसे ये फैलता है। तो ये अच्छा। फैलने की स्थिति यही है, यही 4 स्थिति है। सर, तो ये एचआईवी का जो टेस्ट है वो कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है सर? मैंने पहले कहा कि पहले तो ये संक्रमण एचआईवी होगा तो उसमें कोई लक्षण नहीं है, तो लोग तो रोगी जाते नहीं है टेस्ट कराने, इसलिए सबसे गंभीर बात यही है। तो पहले क्या है कि टेस्ट कराने के लिए हमने किसी को रोग बताने के लिए एक ही अवस्था है जिससे हम जान सकते हैं, वो है रक्त का जांच। तो रक्त का जांच कराना होगा, और रक्त में चूंकि कोई भी पदार्थ अगर हमारे शरीर में जाता है तो उसको हम एंटीजन कहते हैं, और उसके विरुद्ध जो शरीर में बनता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो बेसिकली हम लोग एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं ब्लड में, इसलिए रक्त के जांच से ये पता चल सकता है, और किसी तरह से भी जानकारी नहीं हो सकती कि हमको एड्स हुआ है कि नहीं। यदि शुरुआती लेवल में जांच से हमको पता चल जाए कि हमारा एचआईवी है और कुछ इनिशियल स्टेज में है, तो क्या इसका क्योर किया जा सकता है? जी, ऐसा है कि प्रारंभिक अगर अवस्था है तो हम रक्त के द्वारा, जांच के द्वारा पता कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सबको हम जांच करा दें, ऐसा भी नहीं है। कोई हाई रिस्क ग्रुप, जो हाई रिस्क अवस्था क्या है, जैसे जिनको कभी रक्त चढ़ा हो, या जो जिनकी हैबिट है सेक्स स्थापित करना दूसरे लोगों के साथ, और जो जिनको जानते नहीं हैं उनके साथ, वो हैं। फिर माइग्रेंट्स, ट्रक ड्राइवर्स, ये जो बाहर रहते हैं, वो लोग वहाँ से बीमारी लेके आते हैं, अपने स्पाउस को देते हैं। तो ऐसे लोगों को, कुछ जो जिनको हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे जो नीडल लेते हैं, जी। नीडल से ड्रग लेते हैं, तो वो गंभीर अवस्थाएं हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप है, वैसे लोगों का जांच होना चाहिए। सभी का जांच नहीं होगा। और एक अभी जो कंफर्म है जिनका जांच होना चाहिए, वो है एएनसी, जो प्रेग्नेंट मदर हैं, उनका निश्चित रूप से जांच होता है। एचआईवी के इलाज में क्या क्या शामिल होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है सर? अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये पहले ये लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। इस बीमारी का पता चला है करीब करीब 1981 में, और 1988 में पहली दवा आई है, और अब 1996 में 3 दवाइयाँ आई एक साथ देने के लिए। तब से इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। तो ये एक ऐसी, इसमें ऐसा चीज़ हम लोग कहते हैं कि जैसे क्योर जो एक अवस्था है, बीमारी से छुटकारा जिसको बोलते हैं, वो एक ऐसी अवस्था, वो एक फिलोसॉफिकल चीज़ है। जैसे क्या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का क्योर है? नहीं है। तो वैसे ही इसका भी क्योर नहीं है, लेकिन ये इलाज वाला रोग है। इसका इलाज संभव है, इसका ट्रीटमेंट संभव है, और अच्छी दवाइयाँ हैं, और अगर ये दवाइयाँ खाएँगे लोग तो स्वस्थ रहेंगे उतने दिनों तक जितने दिन उनके ईश्वर ने उनको ज़िंदगी दी है। इसीलिए अब ये ऐसी अवस्था में हम लोग आ गए हैं कि एचआईवी जो रोग है, वो जस्ट लाइक एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज हो गया है, जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। सर, इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या पड़ता है और हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि डे बाई डे तो और रोगी का स्थिति खराब होते जाएगा यदि उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है तो कितना पीरियड तक चलता है, इसका इम्पैक्ट कितना दूर तक रहता है और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, ये जो संक्रमण आता है, तो जी। आज संक्रमण हुआ तो लक्षण तुरंत स्पष्ट नहीं होगा। जैसे मैं पहले बता दूं, संक्रमण और रोग, जी। इन्फेक्शन और डिजीज, रोग होने में बहुत दिन समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रतिरक्षण क्षमता कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है। जी। अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो बहुत दिनों तक रोग स्पष्ट नहीं होता है। जैसे अभी एक अमेरिका में बेसबॉल प्लेयर है, तो वो, उनको बीमारी 1995 में हुई है, मतलब
लक्षण अभी तक नहीं हुआ। तो इतने लंबे दिनों तक हो सकता है डिपेंडिंग आप आपकी इम्यूनिटी। लेकिन देखा गया है कि अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो संक्रमण होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन आपकी इम्यूनिटी मिनिमम 2 से 3 साल में लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। दिक्कत क्या है कि इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। मतलब असाधारण जैसे क्या है, वेट लॉस होना, लंबा बुखार लगना, गिल्टियाँ हो जानी, या फिर बहुत लंबा डायरिया 3-3 महीना तक हुआ, तो उसमें वेट लॉस काफ़ी हो जाता है। तो मेनली लक्षण यही है, लेकिन इसको हम किसी एचआईवी से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये दूसरी बीमारियों में भी बीमारी की होती भी है, हो सकती है जी। जैसे टीबी में कॉमन है। जी, इसीलिए इसका टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा। तभी पता चलेगा। तो सर, एचआईवी का अवेयरनेस के लिए आप भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आपने तो इंटरनेशनल प्रोसेस वगैरह भी किया, सर्टिफिकेशन भी लेके आए हैं। तो अभी इसका अवेयरनेस के लिए, सचेत करने के लिए लोगों को क्या क्या किया जा रहा है सर? देखिए, सचेत करने के लिए गवर्नमेंट हमारे यानी जो एनएचएम विभाग है, जी उसमें हम लोग आरसीएच एक प्रोग्राम चलता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। जी तो उसके द्वारा भी बहुत सारे जो हैं यानी अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे जो भी है यानी पीएचसी, वहाँ भी ये सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताई जाती है, यानी जानकारी दी जाती है। जानकारी तो सरकार प्रयास करती है, प्लस एनजीओ बहुत सारे हैं। एनजीओ के थ्रू भी सरकार काम करवाती है कि अवेयरनेस हो। जैसे कि अवेयरनेस क्या होना चाहिए कि आप रक्त जो है खरीदे नहीं, अपना जो स्वस्थ रक्त हो या अच्छे जो सर्टिफाइड ब्लड बैंक से लीजिए। सुई से इलाज नहीं करवाइए, किसी भी तरह का फिर अनजान लोगों के साथ सेक्स स्थापित नहीं करिए। सरकार ये कर रही है, करती है, हाँ एनजीओ भी कर रही है। और ये जो जितनी भी गर्भावस्था में माताएं हैं, सबका टेस्ट होना है। तो टेस्ट अगर होता है, मान लीजिए टेस्ट हुआ, तो अगर उनको एचआईवी पॉजिटिव हुआ, तो उनको अगर हम दवा देंगे तो बच्चों को नहीं होगा। ये प्रोग्राम सरकार चला रही है। तो सरकार अपने स्तर पे रोकथाम की प्रोग्राम चला रही है, और सर, एनजीओ भी काम कर रहे हैं। एनजीओ भी। आपको क्या लगता है सर कि स्कूल कॉलेजेस में एचआईवी या सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए? और आपका अपना क्या ओपिनियन है, किस लेवल पे इसको प्रचार करना चाहिए कि अच्छा नहीं, से हो? स्कूल लेवल पे 9th से जरूर थोड़ा बहुत जानकारी स्टार्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे तारापुर स्कूल है, मैं वहाँ पे एक बार गया हूँ। जी उस टाइम गया हूँ जब मेरा बेटा भी वहाँ 9th में ही पढ़ता था। जी मतलब वो था उस जिस दिन मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। जी 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 लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेट करके कराया गया था कि जो मेल स्टूडेंट्स थे उनको मैंने कहा था, और फीमेल स्टूडेंट्स को कोई लेडी डॉक्टर आके बताई थी। ओके चूँकि हमारा समाज अभी भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है आपस में, और हम लोग बहुत सारी बातें ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते, बेडरूम की बातें ड्राइंग रूम में नहीं होती। जी तो साइंटिफिक वर्ड्स के साथ, जैसे अगर हम साइंटिफिक वर्ड के साथ, चूँकि बच्चों की साइंस की पढ़ाई हो रही है, बायोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, 9th के बच्चों को थोड़ा बहुत ज़रूर जानकारी देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। एचआईवी पेशेंट के लिए लाइफ स्टाइल क्या चेंज करना जरूरी होता है? देखिए, पेशेंट अगर है तो पहले तो उसका लाइफस्टाइल में है कि दवा नहीं छोड़े, जी क्योंकि दवा अगर छोड़ेगा तो ये जो वायरस इतना चालाक है कि अपने को बदल लेता है। अच्छा तो तुरंत रेजिस्टेंस हो जाएगी दवाइयों का अगर चेंज, यानी हम लोग बोलते हैं 95%, मतलब कि अगर 1 महीने में 3 गोली मिस कर सकता है मैक्सिमम। तो पहला तो लाइफस्टाइल है कि अपने, हम लोग जब दवा देते हैं तो उसको परिवार के इन्वॉल्व करते हैं, ताकि कोई उसको याद कराए टाइम पे। उसमें दोस्त यार हम लोग यानी बहुत सारी कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी मतलब पॉजिटिव लोग को भी मिलवा देते हैं, ग्रुप है उनका, और टाइम पे बताते हैं कि दवा खाए कि नहीं खाए। एक टाइम पे फिक्स करिए, रात को खाना है दवा तो 9 बजे ही खाइए, ताकि ये हैबिट हो जाए। फिर दूसरा है उसमें जो सबसे बड़ी लाइफस्टाइल है, इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है कि थोड़ी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 10-15 मिनट उनको एक्सरसाइज या चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग। दूसरा, उनको नींद अच्छी होनी चाहिए। योगा कर सकते हैं, योगा एक अच्छी अवस्था है जिसमें आप कर सकते हैं उससे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये है, प्लस खाना पीना। इम्यूनिटी का अर्थ है कि खाना पीना अगर होगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगा। इम्यूनिटी मतलब
एनर्जी आती है कहाँ से? खाने से आती खाने है, से। उसी से प्रोटीन मिलता है हमारा ना, मेन प्रोटीन जो है इम्यूनिटी का कारक है। तो हमारा थोड़ा बहुत अगर प्रोटीन हम एक्स्ट्रा खा लें वैसे रोगी, तो उनको इम्यूनिटी क्या है कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ये दवा ज़िंदगी भर के लिए है। जी। एक हुआ, दूसरा है कि रह के जो हम लोग बुलाएँगे, 6-6 महीने पे जाँच होना चाहिए अवस्था। बहुत सारे जाँच हम लोग कराते हैं कि दवा जो हम लोग दे रहे हैं, वो काम कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि बाद मरतबा ऐसा होता है कि दवा खाने के बाद भी रेजिस्टेंस हो जाता है, जी। तो दवा बदलना होगा। तो एक ये चीज़, ये इनको बदल यानी करना पड़ेगा, यानी जीवन स्टाइल में जो जीवन स्टाइल चेंजेज़ में है बदलाव ये। लाना होगा। प्लस उनको बाहर का खाना-पीना कम करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर का पानी और खाना दूषित हो सकता है। अगर कोई भी एक जो संवाद जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि एचआईवी के रोगी को कोई भी बीमारी ठीक जो होगा वो ठीक हो जाएगा, जी। सिर्फ एचआईवी छोड़ के। उसमें जैसे उसको डायरिया होगा, उसको बुखार लगेगा, उसको टीबी होगा, सारी बीमारियाँ छूट जाएँगी, और उसके लिए सारी दवाइयाँ वही हैं जो नॉन एचआईवी की दवाइयाँ हैं। कोई अलग से दवा नहीं आएगी उनकी, कोई अलग से जाँच नहीं होगा दूसरी बीमारियों के लिए, और ठीक भी हो जाएँगी। ये एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग समझते हैं कि शायद उनके लिए कोई अलग दवा हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो ये सावधानियाँ बरत सकते हैं, ये लाइफ़स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। सर किसी को ब्लड टेस्ट में यदि एचआईवी पॉजिटिव का रिपोर्ट आ रही है, तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, कहाँ इलाज करना चाहिए, कहाँ से परामर्श लेना चाहिए और कितना कॉस्टली है ट्रीटमेंट? पहले बात कि एचआईवी अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव है। एक रिपोर्ट को हम लोग पॉजिटिव नहीं मानते हैं। मिनिमम हम लोग 2 या 3 रिपोर्ट कराते हैं। किसी को बताना कि एचआईवी पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सिंगल रिपोर्ट को हम लोग नहीं मानते हैं, कम से कम 2 या 3 बार हम लोग जाँच कराते हैं। तब आश्वस्त होते हैं, तब बताते हैं। फिर क्या है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जो आदमी सडन अगर किसी को बता दी जाए तो लगता है कि अब मेरा डेथ वारंट आ गया, तो वो घबरा के कुछ भी कर सकता है। तो उसको हम लोग धीरे बताते हैं और काउंसलिंग करते हैं कि ये ऐसा है। पॉजिटिव होना मतलब ये नहीं कि जीवन का अंत। पॉजिटिव का मन यानी आने का मतलब है कि वायरस शरीर में आ गया है। अब ये आप अगर इम्यूनिटी अगर आप बढ़ा के रखेंगे तो वायरस चेक में रहेगा। वायरस चेक में रहेगा तो आपकी जो ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, मान लीजिए 80 बरस, तो आप 80 बरस ज़िंदा रहिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं दवा के साथ। और दूसरी बात है कि दवा जो है सरकार के द्वारा मुफ्त मिलता है, जो एआरटी सेंटर में है। हमारे यहाँ भी झारखंड में पहले 8 था, अभी शायद 12 हो गया है। 12 जगह पे, जिसमें कि मोस्ट रिसेंटली हमको लगता है कि शायद चाईबासा में भी खुला है। एमजीएम में हमारे यहाँ उपलब्ध है, एआरटी सेंटर में। दवाइयाँ मुफ्त हैं, जाँच मुफ्त है, तो घबराने का नहीं है। अगर दवा अगर आवश्यक होगा खाने का तो दवा मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। हाँ, बहुत सारे रोगी आते हैं जो आइडेंटिटी छुपाने के लिए आते हैं हमारे पास, तो उनको हम लोग बाहर से भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उनका कंसेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो दवा है ज़िंदगी भर की दवा है। तो पहले हम लोग अच्छे तरह से पूछ लेते हैं कि आप सस्टेन कर पाइएगा कि नहीं। नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, सरकारी व्यवस्था से भी खा सकते हैं। दवाइयाँ जो हैं बाहर में खरीदने से करीब-करीब 1200 से लेके 3600 के बीच पड़ती है मंथली। मंथली, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये कॉस्टली, इतना कॉस्ट आता है। अब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एआरटी सेंटर भेजते हैं। और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो 16 लाख रोगी को हम लोग जो दवा दे रहे हैं, उसमें मात्र 1 ही लाख रोगी बाहर से दवा ले रहा है। अच्छा, मतलब 15 लाख रोगी जो है सरकारी सरकारी इससे ले रहे हैं। सर आपने एचआईवी में ही स्पेशलाइजेशन किया है, आपने यही सब्जेक्ट को क्यों सेलेक्ट किया और इस पे आपने क्या क्या किया अभी तक? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए, क्योंकि पहली बात मैं बता दूं कि एचआईवी के बारे में मेरी जो जिज्ञासा है, जी। वो मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था 1985 में, हमारे यहाँ कॉलेज मेडिकल में एक सेमिनार हुआ था। जी। ये जबकि ये बहुत प्रारंभिक अवस्था थी, इंडिया में बहुत कम लोग जानते थे। जी, जी, जी। लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल में सर गए थे अमेरिका, तो वहाँ से कुछ जानकारी लेके आए थे, तो उन्होंने सेमिनार किया था। तो उस वक्त मेरी यानी इच्छा हुई कि मैं इसका स्पेशलिस्ट बनूं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी स्पेशलाइजेशन नहीं है इसका, पढ़ाई, इसकी पढ़ाई नहीं है। तो इसका एक फेलोशिप स्टार्ट हुआ 2007 में, जिसमें मैं फॉर्चुनेट होकर मेरे अभी सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मैंने एचआईवी मेडिसिन में पीएचडी भी किया बाहर की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इंडिया में नहीं होता है। उसके बाद फिर ये क्रेडेंशियल एग्जामिनेशन पास किया, ताकि एक मेरी एक वैधता भी रहे, लीगैलिटी भी रहे कि मैं
वाकई HIV स्पेशलिस्ट हूँ, हम्म, क्योंकि लोग स्किन स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, कार्डियक स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, रेस्पिरेटरी का आजकल ढूंढ रहे हैं, यानी लंग्स का, जी लेकिन HIV का मिलता नहीं है। तो मैं यानी ये चाहता हूँ कि लोग एटलीस्ट मुझे HIV स्पेशलिस्ट के बारे में जानें। इसके बारे में मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज में मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यों किया हूँ, इसलिए कि मैं एक बार पढ़ा था कि एक HIV माता थी, यानी पॉजिटिव मदर, जी उनकी डिलीवरी हमारे यहाँ नहीं हुई MGM में। ये बात मैं करता हूँ शायद 2006 के आसपास या 2005 में। हम्म, तो उनकी डिलीवरी जब तक लोग आते जैसे भी करके इमरजेंसी में आते, तब तक उनकी डिलीवरी हो गई थी, यानी ऑटो में ही, और कोई टच नहीं कर रहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा कि नहीं, मैं ये इस विषय पे अगर कभी मौका मिला तो मैं पढ़ूंगा। और मैंने पढ़ाई की, और उस पढ़ाई में हमारा क्या था कि प्रोजेक्ट भी करना था, और प्रोजेक्ट करना था अपने ही कॉलेज में। ओके तो मैं ये बात बता दूं कि 2006-07 में जो मैंने प्रोजेक्ट किया है MGM में, तो उस प्रोजेक्ट के दौरान पहली HIV मदर का डिलीवरी हुआ है। ये मेरे क्रेडिट की बात है, मैं बहुत क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं कुछ। सत्य तो ये एक काम किया है। फिर मैं बहुत सारा जो रिसर्च में मैं जरूर हूँ, जैसे अभी मैं करके आया हूँ एक प्रोग्राम, अभी खत्म हुआ प्रोजेक्ट हम लोग ICMR और UNDP से। फिर मैं अभी बहुत सारा मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। मैं अभी लखनऊ होके आया, वहाँ मेडिकल कॉलेज में। तो मैं अवेयरनेस और जानकारियाँ बताने में, मैंने डिसेमिनेट करने में विश्वास रखता हूँ। तो ये सब मैं काम करते ही रहता हूँ। तो मैं ऑनलाइन बहुत सारा जो सेमिनार्स है मैं अटेंड कर लेता सर HIV में आपने इतना स्पेशलाइजेशन किया है, कुछ ऐसा अचीवमेंट या कुछ मेमोरेबल पल जो आपने किया हो, किसी का ट्रीटमेंट या किसी को एडवाइस दिया और उसके लाइफ स्टाइल बदल दिया, कुछ ऐसा मेमोरेबल पल आप बताना चाहेंगे? हूँ। मेमोरेबल तो है, उसमें कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जो मतलब याद करने से आंख में आंसू भी आ सकता है। मैं पढ़ाई के दरमियान कलकत्ते में जो फेलोशिप कर रहा था, उस वक़्त मुझे याद है कि मेरी ड्यूटी पड़ी हुई थी पीडियाट्रिक्स में। तो एक यंग लड़का 35 साल का, वो पॉजिटिव था। वो यूपी के लोग थे, जी पॉजिटिव था खुद, उनकी वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे, गोद में लाए थे। चारों व्यक्ति पॉजिटिव थे और वो चल नहीं पा रहा था। तो वो मुझे देख के बहुत यानी करुणा मतलब दिल में पैदा हुआ, और एहसास मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगा, मतलब हमको याद है कि वो जिस डॉक्टर को दिखाया था वो बड़ा-बड़ा सिरप उसको दिया हुआ था, वह कोई इलाज नहीं था उसका। तो वो शायद कोई अवेयरनेस की कमी थी। लेकिन वो जब आया तो हम लोगों ने प्रपोज़ किया, हम लोग 15 लोग पढ़ रहे थे जी कि हम लोग नहीं तो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम लोग का काम नहीं है। जो हमारे HOD थे बोले तुम लोग आउट ऑफ वे जाके करो, यहाँ मत करो। तो फिर हम लोगों ने उसकी मदद की, एक यानी दवाइयों की व्यवस्था, कुछ खाने-पीने की व्यवस्था, वो एक हम लोगों ने ग्रुप लेवल पे किया। मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे जो रोगी आते हैं मेरे पास, मतलब इतने बुरे स्थिति में आते हैं, मतलब प्राइवेट तौर पे भी जो इलाज करा रहे हैं, मैं बहुत नाम नहीं ले सकता, बता नहीं सकता। जी लेकिन वो लोग मतलब क्या मैं बोलूँ कि इतने बुरे अवस्था में आते हैं, लेकिन जब दवाइयाँ शुरू होती हैं, चूँकि दवाइयाँ इतनी असरकारक हैं, तो वो बाद में इतने मोटे हो जाते हैं कि मुझे पहचान नहीं आता। मैं खुद ही नहीं पहचान पाता है कि मेरा मरीज़ है। और एक और मैं बहस करना चाहूँगा कि एक किसी का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक कम्युनिटी के हैं लोग, तो उनके बेटे को हुआ है, मतलब था बचपन से था, पैदाइशी था, माँ-बाप को है। माँ-बाप ठीक है, लेकिन बेटा जो है, वो स्कूल में पढ़ता है, अभी भी है। जी तो वो करीब अभी 18 साल का हो गया होगा। मैं उसको 2 बच्चों को मैं बचपन से देखता हूँ। जी एक बच्ची तो बहुत हेल एंड हार्टी है, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। कोई नहीं कहेगा उसको देख के कि पॉजिटिव। मैं 2 साल की उम्र से देख रहा हूँ उसको। ओके वो एक बहुत अभी भी आती है, मतलब वो फ़ॉलो अप में है, लेकिन उनके माता-पिता सम्राट संभ्रांत लोग हैं। जी जी संभ्रांत लोग हैं, तो वो आते-जाते रहते हैं। लेकिन एक जो है वो गरीब परिवार का बच्चा है, तो उसको एक बार मलेरिया हुआ, और अगर HIV रोगी को मलेरिया होगा तो वो डबल नुकसान करता है, मरने की संभावना हो जाती है। फिर मैंने भर्ती कराया MGM में, और आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ उस 14-15 साल के बच्चे को बहुत झेलना पड़ा कष्ट। उसको सेक्स के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लोगों ने कही। तो जब फिर मेरे को कहा, मैं जाके समझाया लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जब वो छुट्टी हुआ उस बच्चे का,
डिस्चार्ज, तो उसमें डिस्चार्ज में HIV लिखा था। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो उनके पेरेंट्स ने आके रिक्वेस्ट किया कि सर ये अगर हम देंगे, 15 दिन भर्ती था, 16 दिन, जी तो सब पूरे लोग जान जाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने पैड पे लिख के दिया कि इस बच्चे को टाइफाइड हुआ था और इसलिए वो छुट्टी पे था। तो ये एक ऐसी अवस्था है, छोटी छोटी काम मैंने किए हैं जो छोटा दिखता है, बहुत बार अभी याद भी नहीं आ रहा, बहुत सारा ऐसा काम किया है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने मैं कोविड के टाइम बता रहा हूँ, 3 रोगी लगातार आए और उसमें एक मतलब करीब 70 साल की महिला भी रही है जी जी और पॉजिटिव था, तो वो हॉस्पिटल वाले नहीं भेजते हैं मुझे। तो वो मैं बताया कि एक टेस्ट में भी यकीन नहीं करता, मैंने उनको एक्सटेंसिव टेस्ट किया, तीनों रोगी नेगेटिव आए। अच्छा वो लोग खुश ऐसे थे जैसे लग रहा कुछ उनको चीज मिल गई दुनिया में। तो वो लोग फिर आके बधाइयाँ और ये सब जो आते हैं करते हैं लोग, लेकिन मैं एक टेस्ट पे इसीलिए यकीन नहीं करता, क्योंकि फिर मैंने हॉस्पिटल को लिखा कि आपका रिएजेंट खराब है, इसलिए गलत टेस्ट आ रहा है। तो किसी को पॉजिटिव बोलना, आप समझ सकते हैं हाँ कितने बहुत बड़ा बड़ी रोग बात है जी दिक्कत है। इसलिए फिर मैंने वहाँ रिएजेंट चेंज करवाया और वो अब रिपोर्ट ठीक देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो किया है। सर कोई ऐसा अवार्ड्स वगैरह जो आपको मिला हो, सम्मान मिला हो, उसके बारे में कुछ? जी, एक तो सबसे बड़ा सम्मान वही अमेरिकन एकेडमी ऑफ HIV मेडिसिन से मिला है। जी वो तो 2012 में ही मिला था। वो उसको बोलते हैं पीटर जी फॉक्स अवार्ड है। फिर मुझे IMS से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है यहीं पे जमशेदपुर में। फिर अवार्ड मुझे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से मिला हुआ है। सर यदि कोई आपसे सजेशन लेना चाहे या मिलना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? देखिए, एक तो वो नेट पे देख सकता है जो मरीज आते हैं वो गूगल में सर्च करके ही आते हैं, मतलब जो भी पेशेंट आते हैं। मैं दिक्कत है कि ये बीमारी ऐसी है, मैं बताऊं हंसी भी आती है। जी पहले मैं यहाँ रतन मेडिकल में बैठता हूँ, जी तो मैं बाहर में लिखवा के रखा था HIV स्पेशलिस्ट, मतलब मतीन अहमद खान नीचे HIV स्पेशलिस्ट। अब यकीन मानिएगा मेरी प्रैक्टिस करीब करीब 75% खत्म हो गई। खत्म हो रही थी। तो अब दुकानदार ने हटा दिया है, अभी वहां से मतीन अहमद खान लिखा रहता है, नहीं जी लिख पाता अच्छा अच्छा है। क्योंकि वो मुझे भी लोग पॉजिटिव मानते हैं, सबसे बड़ी बात है अच्छा कि, अच्छा और समझते हैं कि शायद ये अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, शायद सेक्सुअल बीमारियां हैं उसका इलाज करते हैं, कहते तो हैं शायद ये भी उससे ये इन्फेक्टेड हो सकते भी हो हैं। सकते हैं इसके लिए। तो एक, लेकिन हाँ, रतन मेडिकल में मैं बैठता हूँ शाम में 7:30 से 9:30, और 2 दिन में जाता हूँ मैं यहाँ पे चेपा पुल के पास, जी वहाँ एक है डिस्काउंट मेडिसिन जी मार्ट, वहाँ पे मैं 11:30 से 1:30 बजे तक रहता हूँ। अभी तो फिलहाल यही है, प्लस लोग फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आते हैं मिलने, तो मैं उनको बता देता हूँ। उनको आप सलाह दे सकते हैं। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात HIV के बारे में बताया है और उम्मीद है कि हमारे जनता को समझ में आएगा, लोग समझेंगे इसको और अवेयरनेस फैलेगी। और जिसको यदि वैसा कुछ भी डर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशलिस्ट है। आप नॉर्मल डॉक्टर के पास ना जाके स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वहाँ ज़रूर आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएगा और सही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आप जीटी 6 में है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद सबको, नमस्कार। दोस्तों। तो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं आपको किसी ऐसे लोगों से मिलवाता रहूंगा जो समाज में निरंतर कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको मिलवाए प्रोफेसर डॉक्टर मतीन अहमद खान जी से, जो कि HIV में स्पेशलिस्ट है। काफ़ी लोगों का इलाज कर चुके हैं, बता चुके हैं, अवेयरनेस फैला चुके हैं। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।